तो मूड मीटर की शुरुआत आज कुछ तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें पब्लिक प्लेस को घेर कर नमाज पढ़ने की तस्वीरें, सड़क पर, सार्वजनिक पार्कों में और तो और रेलवे ट्रैक पर भी नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आती रही। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता हूं मैं या क्या कहना चाहता हूं। तो असल में तस्वीरें उस पॉलिटिक्स से सीधे सीधे जुड़ी हुई है जो आजकल वक्फ को लेकर चल रही। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि जिस जमीन पर नमाज पढ़ दी जाएगी या जहां नमाज पढ़ते रहेंगे मुसलमान, वो जमीन वक्फ की हो जाएगी। कल्याण बनर्जी का अगर ये लॉजिक सही है तो ये सारी सार्वजनिक जगहें क्या वक्फ की संपत्ति हो जाएंगी? सरकारी सड़क, रेलवे ट्रैक, पब्लिक पार्क, क्या सभी जगहों को वक्फ के नाम कर देना चाहिए? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के 3 बार के सांसद कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को जुटाकर यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और कल्याण बनर्जी जैसे नेता वक्फ पर क्या कह रहे हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर विचार के लिए सरकार ने जो जेपीसी की कमेटी बनाई है, कल्याण बनर्जी न सिर्फ उसके सदस्य हैं बल्कि इस बिल को लेकर वो जेपीसी की मीटिंग में कई बार बवाल तक कर चुके हैं। पहले सुनिए कल्याण बनर्जी को, वो बयान सुनिए जो 2 दिन यानी कि 30 नवंबर का बताया जा रहा है, 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वो बयान सुनिए पहले एक बार। আপনি যেখানে নামাজ পড়বেন বা যারাই নামাজ পড়বে কোনো এক জায়গায়, সেটা দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ওয়াকফ প্রপার্টি। যে কোনো একটা জায়গায় যদি 20 জন, 25 জন, 15 জন, 5 জন রেগুলারলি নামাজ পড়ে, সেটা ওয়াকফ প্রপার্টি বলে ট্রিট করা হবে। तो देश में सार्वजनिक जगहों को घेर कर नमाज पढ़ने का जो चलन रहा है, कहीं उसका रिश्ता वक्फ की जमीन हड़पने वाली इसी रणनीति से तो नहीं? क्योंकि कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं उसे गौर से समझना जरूरी है। बनर्जी कह रहे हैं कि जिस भी जगह पर 15-20 मुसलमान नियमित रूप से नमाज पढ़ेंगे वह स्वतः वक्फ की हो जाएगी। यह बयान सुनने के बाद आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस देश में हजारों प्राइवेट और सार्वजनिक संपत्तियां ऐसी ही हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है, और बहुत सारे मामलों में आधार इसी बात को बनाया गया है कि उस जमीन का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता आया है। यानी वक्फ बोर्ड को किसी भी तरह के कागजात और सबूत की जरूरत नहीं, बस कुछ लोग खड़े होकर यह कह भर दें कि फला जमीन पर नमाज पढ़ी जाती रही है, तो वक्फ उस जमीन को हड़पने की कार्रवाई शुरू कर देता है। और जो वक्फ का मौजूदा कानून है वो भी कमोबेश यही कहता है, जिसे आप वक्फ बाय यूजर के नाम से जानते हैं। वो वक्फ बाय यूजर का जो क्लॉज है, जो कि 1995 में जोड़ा गया, वो भी यही कहता है। और उसकी मदद करने के लिए कल्याण बनर्जी जैसे तमाम विपक्षी सांसद हैं, सरकारें हैं जो इसमें कुछ भी गलत नहीं मानती। अब जरा इसी बात को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करिए। एक तरफ इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां, सांसद और सरकारें हैं जो ये मानने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं कि वक्फ देश भर में जिस भी संपत्ति पर हाथ रख दे उसे उसके हवाले कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ वही पार्टियां, वही सांसद और वही सरकारें ये भी कहती हैं कि बनारस के अज्ञान वापी, मथुरा के शाही ईदगाह और संभल के जामा मस्जिद पर हिंदुओं का दावा गलत है, क्योंकि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने वाली बात बहुत पुरानी हो गई। यानी इस देश में सैकड़ों हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर, गांव और संपत्तियां बिना किसी कागजात और सबूत के वक्फ की संपत्ति घोषित की जा सकती है। लेकिन तमाम पौराणिक, ऐतिहासिक और कानूनी कागजात होने के बावजूद किसी वक्फ को या वक्फ की मस्जिद को, मदरसे को, ईदगाह को आप हिंदू मंदिर होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश के सेकुलर कानून के खिलाफ है। आपको लगेगा कि मेरी इस बात का कोई आधार नहीं,
तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना एक गांव है और गांव में एक हिंदू मंदिर भी है। जाहिर सी बात है कि वो हिंदू मंदिर भी हजारों साल पुराना। गांव का नाम है तिरुचेंथुरई। अब इस गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। साल 2022 में जब इसकी जानकारी गांव वालों को हुई तो हैरानी में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनकी हजारों साल पुरानी पैतृक संपत्ति वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे बन गई। वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़ा एक भी सबूत नहीं है, मगर गांव पर उनका मालिकाना हक बताया जा रहा है। जमीन किसने दान दी वक्फ को? वक्फ बोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, लेकिन हिंदू मंदिर समेत पूरा गांव वक्फ का बता दिया गया। यानी 1000 साल से से भी ज्यादा पुराना मंदिर वक्फ का हो सकता है, भले उसका कोई सबूत ना हो, कागजात ना हो, न खाता न बही, जो मोमिन कहें वही सही। लेकिन संभल की जामा मस्जिद, जिसको लेकर पौराणिक प्रमाण है कि जिसे स्कंद पुराण में हरिहर मंदिर कहा गया है, स्कंद पुराण के वराह भूमि खंड में जिसका पूरा नक्शा दर्शाया गया है, 1000 साल पुराना नक्शा, उस पर बात करना गुनाह है। जिस हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने का फरमान इतिहास की किताबों में दर्ज है, जिन आक्रांताओं ने इसको अंजाम दिया, उनके दरबारियों ने इस बात को दर्ज किया, शासनादेशों में दर्ज किया, उस पर बात करना जुर्म है। और तो और जिस मस्जिद के प्रांगण में एएसआई का शिलालेख है, खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां पहले कभी मंदिर हुआ करता था और ये जो मौजूदा ढांचा है ये उस मंदिर के अवशेष पर बना हुआ है। लेकिन ऐसी तमाम बातों को दरकिनार करके आप उसे मस्जिद मानने को तैयार हैं। और सिर्फ मस्जिद मानने को तैयार नहीं है, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि इस बारे में जो बात कर रहे हैं, जो जज फैसले ले रहे हैं, जो जज आदेश या निर्देश जारी कर रहे हैं, वो इस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि विपक्ष के एक सांसद कह रहे हैं कि देश के छोटे छोटे जज देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो जज कानून के तहत, इस देश के संविधान के तहत हिंदू पक्ष के दावे पर फैसला कर रहा है, उस पर विचार कर रहा है, उस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन वो इस देश में आग लगा रहा है। लेकिन इस देश में एक वक्फ बोर्ड ऐसी संस्था है जिसको कि हर बात की छूट है। वो चाहे तो 1000 साल पुराने मंदिर को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे, चाहे तो सैकड़ों हजार गांव वालों की संपत्तियों को अपनी प्रॉपर्टी करार दे दे, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। इससे इस देश का माहौल खराब नहीं होता, इससे इस देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन अगर कोई 800 साल पुराने, सो कॉल्ड 700 साल पुराने मस्जिद पर अगर कोई दूसरा दावा करता है तो ये कहा जाएगा कि ये इस देश में आग लगाने का काम किया जा रहा है। आप याद करिए, संभल मस्जिद को लेकर क्या कहा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी मस्जिद है और एक गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम हो रहा है। अब 800 साल पुरानी मस्जिद कैसे है, इसका भले उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, और हिंदू पक्ष के पास तमाम ऐसे प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि वो पहले मंदिर रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। ये वो सवाल हैं जिस पर हर भारतवासी को सोचने की जरूरत है। तुष्टीकरण की उस चालाक राजनीति को समझने की जरूरत है जिसमें देश का बहुसंख्यक हिंदू आबादी और उसके हक पर डाका डालने की सभी सियासी पार्टियों को छूट, और कोई नहीं हिचकता इसमें। और जब मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला आता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसे हमने आपको एक उदाहरण बताया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे हजारों मामले हैं
जिसमें वक्फ ने इसी तरीके से लोगों की जमीनों, उनकी संपत्तियों पर कब्जा जमाया हुआ। अब आपको यूपी के वाराणसी की एक तस्वीर दिखाता हूं। यहां 1921 से उदय प्रताप कॉलेज चल रहा है और ये बहुत पुराना कॉलेज है। अब अगर आप उस हिसाब से देखिए तो ये भी 100 साल से पुराना कॉलेज है। लेकिन अब वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि ये जो यूपी कॉलेज जिस जमीन पर बनी हुई है वो पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाल ही में इस कॉलेज के 115वें स्थापना दिवस समारोह में गए थे और बच्चों को संबोधित किया। अब वक्फ बोर्ड दावा यह कर रहा है कि कॉलेज वक्फ की संपत्ति है। अब इसको लेकर के जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं और मस्जिद के सामने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका जा रहा है। चेतावनी दी जा रही है कि वक्फ बोर्ड की ये मनमानी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। कि वक्फ बोर्ड जो मनमानी कर रही है और वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से, इसलिए हम लोग दुखी होकर आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। आने वाले समय में छात्र मानने वाले नहीं हैं। लोग ज्ञानवापी से आके यहाँ सामाजिक समरसता को खराब करने का काम कर रहे हैं। लोग लोहता से आके यहाँ सामाजिक समरसता, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ ये कोई धर्म स्थल नहीं है। अगर जुम्मे की संख्या अगर कम नहीं हुई तो छात्र आंदोलन करेंगे और इसी तरह अगर नहीं हुआ तो कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे और अगले शुक्रवार को हम लोग भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा प्रतीकात्मक रूप से जो विरोध है आप लोग का जारी रहेगा? जी जारी रहेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक निर्णय नहीं आ जाता है। तो यूपी कॉलेज वक्फ की संपत्ति कैसे हो गई, ये विवाद कैसे खड़ा हुआ, ये भी जरा जानिए। उदय प्रताप कॉलेज को 2018 में एक नोटिस भेजा गया जिसमें कॉलेज परिसर में मस्जिद होने का हवाला दिया गया और कहा गया कि कॉलेज की जमीन टोंक के नवाब ने वक्फ बोर्ड को दान कर दी थी। और यह नोटिस वाराणसी के रहने वाले वसीम अहमद खान की ओर से भेजा गया था और कॉलेज के जो तत्कालीन सचिव हैं उस समय उन्होंने नोटिस का तुरंत जवाब भी दिया, जिसमें यह कहा उन्होंने कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई और ऐसी कोई मस्जिद यहां पहले से नहीं, जबकि कॉलेज की संपत्ति ट्रस्ट की है और इसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने 2022 में कॉलेज में मस्जिद के निर्माण का दोबारा प्रयास किया, जिसे कॉलेज की शिकायत पर पुलिस ने रुकवा दिया। लेकिन वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े लोग वक्फ कानून का हवाला देकर लगातार कॉलेज पर दावा ठोक रहे हैं। वाराणसी का यह मामला टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान के उस बयान का जो मकसद है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उसको साबित करता है। कहीं भी, और ये मकसद क्या है और वो तरीका क्या है, वो ये कि कहीं भी किसी भी जमीन पर खड़े हो जाइए और उसे वक्फ की संपत्ति बता दीजिए। सबूतों के साथ अगर विरोध जताया जाए तो उसे मुसलमानों से नाइंसाफी बता दीजिए, संविधान और सेकुलरिज्म को खतरे में बता दीजिए और सारा विरोध दब जाए। सवाल तो यह है कि क्या वक्फ के नाम पर देश भर में यही चालबाजी नहीं हो रही? हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के गांव, और सिर्फ हिंदुओं के क्यों, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें बाकी दूसरे धर्मों की जमीन और उनके भी जो धार्मिक स्थल हैं उस पर वक्फ ने दावेदारी की और इस सब पर इसको कब्जे में लेने की जो चालबाजी चल रही है, क्या इस पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं? और ऐसे दावों को शह देने वाली जो सियासत, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कल्याण बनर्जी और टीएमसी, इस तरह की सियासत पर क्या रोक लगाने की जरूरत नहीं? और वक्फ संशोधन बिल असल में इन्हीं सारे सवालों का हल लेकर आना चाहिए, लेकिन विपक्ष उसको लेकर इस तरीके से उसने माहौल बनाया हुआ है कि यह मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडा है और यह मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। और इसीलिए अब वो मामला जेपीसी में भेज दिया गया, उसी जेपीसी में जिसके मेंबर कल्याण बनर्जी भी। तो एक तरफ कल्याण बनर्जी इस तरह का बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो बंगाल विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आती और इसे मुसलमानों को सत्ता से दूर करने और उनकी जमीनों पर कब्जे की साजिश बताती। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस मौके पर क्या बयान दिया है, एक बार जरा वो भी सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं
और मैं हिंदू धर्म में विश्वास रखती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरे धर्म का अनादर करूं। वक्फ में कई हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी दान की है और इतिहास के पन्नों में जरा झांकी। अब वक्फ में कई हिंदुओं ने प्रॉपर्टी दान की। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दीदी ऐसा दावा क्यों कर रही हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि वक्फ के पास जो आज बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी शामिल है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कह रही हैं। सिर्फ दावेदारी भर से इसको क्यों सच मान लिया जाना चाहिए? मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल में ऐसे दावों का सच क्या है, यह स्पष्ट हो जाए। और यही बात ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश और ओवैसी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं को आज बेचैन कर रही है। ममता बनर्जी सरकार ने सियासी दांव यह तब चला है जब यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का विवाद कोर्ट में है और कोर्ट के बाहर उसको एक तरीके से राजनीति में उसे भुनाने की पूरी पुरजोर कोशिश चल रही है। और उसको लेकर क्या क्या कहा जा रहा है, यह आपको पता होगा कि किस तरीके से जो वहां मारे गए लोग हैं उनको शहीद बताया जा रहा है। कुछ पार्टियां कह रही है कि उनका मर्डर किया गया। तो मुस्लिम वोट को साधने के लिए और उनको खुश करने के लिए किस किस तरह की कोशिश हो रही है, यह उसकी एक वानगी भर है, जो कि बनारस से लेकर संभल तक आप सब जगह उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो आपको एक दिखाई देगा।